दोस्तों आज हम आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज हुई एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी लेकर आए हैं जिसका नाम है ए एड इन्फिनिटम। इस कहानी में एक कपल अपनी जिंदगी बहुत ही हंसी खुशी बिता रहे होते हैं, लेकिन तभी उनकी लाइफ में कुछ ऐसी घटना हो जाती है जिसमें उनकी छोटी बेटी कहीं लापता हो जाती है। जब ये केस पुलिस तक पहुंचता है तो इंस्पेक्टर विष्णु इस केस की इन्वेस्टिगेशन में लग जाता है। तो यहाँ पर ऐसी बातें सामने आती है कि उस लड़की को किडनैप करने वाला व्यक्ति एक ही टाइम पर दो जगह पर मौजूद होता है। तो पुलिस यही सोचने लगती है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, और अब उन्हें असली गुनहगार को पकड़ने में बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों असल में यहाँ पर दो जगहों पर एक ही व्यक्ति का होना, इसके पीछे कौन सा राज है, यही देखेंगे हम आज की मिस्टीरियस कहानी में। दोस्तों इस मूवी की कहानी थोड़ा अलग है, जिसके एंडिंग में आपको एक जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिलेगा जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। अगर आपको भी ऐसे ही साउथ के मूवीज देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में रेडियो से एक आकाशवाणी होती है जहां पर हम सुनते हैं कि सभी लोगों को चेतावनी दी जाती है कि कोई भी घर से बाहर ना निकले, क्योंकि आज की रात भारी बारिश होने की संभावना है। अब उसके अगले सीन में हम एक आदमी को रोड पर रेंगता हुआ देखते हैं, जिसके पास सही समय पर एम्बुलेंस पहुंचती है, मतलब कि उस रास्ते से गुजर रही होती है। अब ये एम्बुलेंस वाले उस आदमी को भी उठा लेते हैं और वहां से हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। उसके बाद हमें एक साइको साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो कई सारे जानवरों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, लेकिन उसके एक्सपेरिमेंट का हिस्सा आज एक बच्चा है। वो उस बच्चे के बालों को काटकर उसके स्कल को काटने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि संजीव नाम के एक आदमी की नींद खुल जाती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि संजय ने ये सब कुछ सपना देखा था। अब दोस्तों संजू और उस साइंटिस्ट का क्या रिलेशनशिप है ये तो हमें कहानी में आगे पता चलेगा। अब संजू घबराकर उठने की वजह से वो अपने आप को शांत करने लगता है। वो अपने आप को ठीक करता है और पानी पीता है। फिर उसने अपने सपने में जो देखा उसकी तस्वीर बुक पर बनाने लगता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि संजू अपनी पत्नी पल्लवी और अपनी माँ के साथ रहता है और उनकी एक छोटी बेटी भी है। संजू अपनी पत्नी पल्लवी के साथ एक हॉस्पिटल में ही काम करता है और हर रोज की तरह आज वो दोनों काम पर जाने लगते हैं। लेकिन तभी पल्लवी को वो स्केच दिखाई देता है जिसमें संजू ने आज भी वह तस्वीर बनाई थी। और यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है कि संजू के एक पैर में प्रॉब्लम है, इसलिए पल्लवी स्कूटी चलाया करती है। अब हॉस्पिटल पहुंचने के बाद संजू एक बिना बाल वाले आदमी को देखकर थोड़ा अनकॉन्शियस हो जाता है और ये सब कुछ पल्लवी भी देख लेती है। उसके बाद डिनर करते समय पल्लवी संजू से पूछती है कि अगर तुमको आज भी वह सपना आया था तो तुमने इसके बारे में मुझे बताया क्यों नहीं। संजू उसे कहता है कि मैं तुमको इसके बारे में बताकर परेशान नहीं करना चाहता था। तो पल्लवी उसे कहती है कि कल हम डॉक्टर के पास जाएंगे, लेकिन संजू उसे कहता है कि हम पिछले 10 सालों से डॉक्टर के पास जा तो रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें कुछ भी फायदा नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी वो अगले दिन डॉक्टर से मिलने के लिए चले जाते हैं, लेकिन आज डॉक्टर आए नहीं होते, जिस पर पल्लवी कहती है कि तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। संजू भी कहता है कि चिंता मैं नहीं तुम कर रही हो। और यहाँ पर हमें संजू का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि स्टार्टिंग में जिस एम्बुलेंस ने रोड पर एक आदमी को उठाया था वो आदमी असल में संजू भी था। और अब संजू को ना ही अपना नाम याद था ना ही इससे पहले का कुछ याद था। तो वहाँ के हॉस्पिटल में पल्लवी नर्स होती है और वह संजीव का ख्याल रखने लगती है। अब संजीव के मन में पल्लवी के लिए धीरे धीरे फीलिंग्स आने लगती है। वो उसे प्यार करने लगता है और यहाँ पर पल्लवी भी संजय को लाइक करने लगती है। ऐसे एक दिन संजय को एक बुरा सपना आता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और तब वो यहाँ पर डॉक्टर को सारा सच बताता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, जिस पर अब डॉक्टर उसे एक स्केचबुक देते हैं ताकि वो अपने सपनों में जो कुछ भी देखे उसे ड्रॉ कर सके। और इस घटना के बाद से ही वो एक ही तस्वीर को बार बार ड्रॉ करता रहता है, जिससे डॉक्टर कुछ समझ नहीं पाते। लेकिन हालांकि कुछ दिनों बाद संजीव ठीक हो जाता है। तो एक दिन पल्लवी उसे उस जगह पर लेकर जाती है जहां से उसे बेहोशी की हालत में लाया गया था, ताकि उस जगह पर जाकर उसे अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ याद आ जाए। इसलिए वो उस नरसापुरा के जंगल में पहुंच जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये तरीका काम नहीं करता, उसे कुछ भी याद नहीं आता। अब यहाँ पर संजय और पल्लवी के दिल में एक दूसरे को लेकर प्यार काफी ज्यादा बढ़ जाता है। वो आपस में बहुत सारी बातचीत करने लगते हैं, एक साथ घूमने लगते हैं, आपस में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। और एक दिन पल्लवी हनुमान जी के संजीवनी पहाड़ के साथ फोटो देखती है और उसी फोटो से वो उसका नाम संजीव रख देती है। लेकिन अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस रिश्ते से पल्लवी की माँ बिल्कुल भी खुश नहीं थी, इसलिए वो पल्लवी के लिए किसी दूसरी जगह पर रिश्ता देखने लगती है। तो पल्लवी अपने घर वालों से नाराज होकर अपना घर छोड़कर ही निकल जाती है और संजू के साथ शादी करके उसके साथ अपना अलग घर बसा लेती है और फिर उनको एक बेटी भी होती है। अब उसके कुछ महीनों बाद पल्लवी को पता चलता है कि उसकी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, इसलिए वो अपने घर पर आकर अपनी माँ के साथ रहने लगती है।
अब दोस्तों यहाँ से कहानी आती है फिर से प्रेजेंट में, जहाँ पर संजू को उसका दोस्त यासिर, जो कि पेशे से एक पत्रकार होता है, वो चाय पीने के लिए उसे हॉस्पिटल के बाहर बुलाता है। अब वहाँ पर एक न्यूज चल रही होती है और पुलिस इंटरव्यू दे रहे होते हैं, और पुलिस ऑफिसर मीडिया को ये बता रहे होते हैं कि उन्होंने एक क्रिमिनल को पकड़ने के लिए एक फेक वेबसाइट बनाई है, जहाँ पर लोगों को मारने की सुपारी देने वालों को पकड़ा जा सके। और यहाँ पर ये भी बताते हैं कि यह आइडिया उनको क्रिमिनल से मिला है, जिससे एक आदमी को मारने के लिए ऑनलाइन ऑर्डर दिया गया था। अब उसके बाद यहाँ पर हमें इंस्पेक्टर विष्णु को दिखाया जाता है, जिससे पत्रकार हाल ही में हो रही बच्चों की किडनैपिंग के बारे में अपडेट पूछते हैं, जिस पर विष्णु का सीनियर ऑफिसर उनको बताता है कि देखिए, विष्णु सर ने सुबह से ही इस केस के ऊपर काम करना शुरू किया है, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अब यहाँ पर कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद विष्णु अपने सीनियर ऑफिसर से मिलने के लिए जाता है। वो यहाँ पर उनसे कहता है कि सर, 18 दिनों के बाद मैं रिटायर होने वाला हूँ, तो मैं इस केस को कैसे सॉल्व कर सकता हूँ? आप इसके लिए कोई दूसरा ऑफिसर ढूंढ लीजिए। लेकिन उसका सीनियर ऑफिसर उसे कहता है कि विष्णु, ये केस कमिश्नर ने तुम्हें ही सॉल्व करने के लिए कहा है, क्योंकि वो तुम्हारे रिकॉर्ड्स देखकर बहुत ज्यादा इम्प्रेस है। तो फिर क्या था, विष्णु को ना चाहते हुए भी इस केस को लेना पड़ता है। अब उसके बाद यहाँ पर संजीव और पल्लवी भी डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, जहाँ पर संजीव डॉक्टर को वही सारी तस्वीरें दिखाता है। डॉक्टर कहते हैं कि इतने सालों से तुम्हें बस एक ही सपना आता है, अभी कुछ समय पहले तो ये सपने आने तुम्हें बंद हो गए थे, तो फिर ये सपने फिर से कैसे आने लगे? ये बहुत ही अजीब बात है। अब उसके बाद संजीव उन्हें एक बुक दिखाता है और कहता है कि ये ट्रीटमेंट मेरी सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। और डॉक्टर जब उस ट्रीटमेंट को देखता है तो वो भी शॉक रह जाता है, क्योंकि उसके अंदर बिजली का शॉक देकर याददाश्त वापस आने की ट्रीटमेंट लिखी होती है। जिस पर डॉक्टर उसे कहता है कि देखो, इसमें विन परसेंट सिर्फ 30% का है, इसमें तुम्हारी जान बचा सकती है। अब ये सब कुछ जानने के बाद पल्लवी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि वो संजीव से बहुत ज्यादा प्यार करती है। लेकिन संजीव ने पल्लवी को अपने इस प्लान के बारे में नहीं बताया था, मतलब कि इस ट्रीटमेंट के बारे में, इसलिए वो बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है और वहां से चली जाती है। अब डॉक्टर भी उसे समझाते हैं कि देखो, पल्लवी ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए उसके बारे में सोचो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो वो अपनी जिंदगी कैसे जिएगी, और बीते हुए कल से जरूरी है आने वाला कल। खैर, अब यहाँ इस तरफ हमें इंस्पेक्टर विष्णु को दिखाया जाता है, जो इस केस को सॉल्व करने में लग जाता है। यहाँ पर उससे एक सीसीटीवी फुटेज मिलता है, जहाँ पर एक बच्ची को एक आदमी किडनैप करके ले जा रहा था, लेकिन उस फुटेज में उस आदमी का चेहरा ढका हुआ था। उसके बाद ऑफिसर विष्णु की इस केस में हेल्प करने के लिए इंस्पेक्टर युवराज को एसीपी भेज देते हैं। विष्णु से कहता है कि मेरी फाइल में आज तक कोई भी अनसॉल्व केस नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपना 100% दो। विष्णु युवराज को उस बच्चे के सभी रिश्तेदारों से और जितने भी लोग उसे जानते थे, उन सभी लोगों से पूछताछ करने के लिए भेज देता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर उन लोगों को कुछ खास पता नहीं चलता। अब विष्णु सभी क्रिमिनल्स को पकड़ के अंदर डालता है और उनको मार पीट कर पूछताछ करने लगता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर उनके हाथ कोई भी सुराग नहीं लगता। अब उसके अगले सीन में हम एक गाड़ी के अंदर उसी कुत्ते को देखते हैं जो उस किडनैपर के पास था, और वो गाड़ी एक रेड लाइट पर रुकती है। फिर उस बच्चे को वो किडनैपर किडनैप कर लेता है। यहाँ इस तरफ संजू को फिर से वही सपना आता है, इसलिए वो उठकर टीवी देखने लगता है। तो पल्लवी उसके पास आकर बातें करने लगती है और उसे कहती है कि तुम फिर कभी भी ऐसी चीजें नहीं करोगे, और प्लीज ना ही कभी इसके बारे में सोचोगे। तो वही यहाँ पर विष्णु सुबह सुबह छानबीन करने के लिए जाता है, और जब वो एक दुकान पर पहुंचता है तो वहां पर एक बच्चा सारी दुकानों पर अखबार बांट रहा होता है। उस बच्चे को देखकर उससे एक आइडिया आता है, और अब जिस इलाके में वो बच्ची गायब हुई थी, उस इलाके के अखबार वाले के पास वो युवराज को भेज देता है। तो फिर वो अखबार वाला बताता है कि हाँ, उस दिन उसके कुत्ते की वजह से मैं वहां पर गिर गया था और मुझे चोट लग गई थी। अब ऑफिसर युवराज उसे पुलिस स्टेशन लेकर आता है, जहाँ पर विष्णु उस अखबार वाले से उस आदमी का स्केच बनवाता है जिसने उस लड़की को किडनैप किया था। अब स्केच के रेडी होते ही वो उस स्केच को हर एक पुलिस स्टेशन में भिजवा देता है और सभी क्रिमिनल की लिस्ट में चेक करने के लिए कहता है, लेकिन फिर भी यह आदमी उन लोगों को कहीं पर भी नहीं मिलता। यहाँ इस तरफ यासिर संजू के पास एक बुक लेकर आता है, जिसे देखकर संजू के तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसमें 2 लोगों की फोटो होती है और उसमें से एक आदमी बिल्कुल भी संजू की तरह दिख रहा था। जिस पर अब यासिर उसे कहता है कि हमें इस फोटो के पीछे का राज जानने के लिए इस बुक के राइटर से मिलना होगा। जिस पर अब संजू बाथरूम में जाकर शीशे के सामने खड़े होकर पल्लवी को यह बातें कहने की हिम्मत जुटाने लगता है, मतलब कि वो ये बात पल्लवी को कैसे बताएगा इसकी प्रैक्टिस करने लगता है। पल्लवी से ये बोलने की हिम्मत जुटाने लगता है कि मुझे अपनी पिछली जिंदगी के बारे में जानने के लिए एक खूब दिखी है, इसलिए मैं उस राइटर के पास जाना चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों, पल्लवी के सामने संजू कुछ भी बोल नहीं पाता और यासिर के बुक लिखने में हेल्प करने का बहाना बनाकर वो यासिर के साथ उस राइटर के पास पहुंच जाता है। अब यहाँ पर उसे पता चलता है कि जो उसकी तरह दिख रहा है उसका नाम है अश्वत्थामा और दूसरे बंदे का नाम है रुद्रा, और इन दोनों ने ही एक पुलिस स्टेशन को बम से उड़ा दिया था। एक बार रुद्रा का इंटरव्यू लिया गया था,
तो तब ये दोनों स्टूडेंट की यूनियन के लीडर थे। यहाँ पर उनके मुताबिक सिर्फ रुद्रा पकड़ा गया था और अश्वत्थामा भाग निकला था। उसके बाद वो और यासिर उन दोनों के गांव का नाम पूछकर उनकी तलाश में निकल पड़ता है। अब यहाँ पर बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद भी उनके हाथ कुछ नहीं लगता, तो संजू भी फिर से वापस घर आ जाता है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि उसकी बेटी बीमार हो गई है, लेकिन अब उसके अगले दिन फिर से कोशिश करने पर संजू को रुद्रा का पता चल जाता है। वो लोग उसके पास पहुंचते हैं, लेकिन अब वहाँ पर रुद्रा बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका था। रुद्रा जब संजू को देखता है तो उसे अश्वत्थामा की याद आती है। अब रुद्रा यहाँ पर संजू को बताता है कि वो वक्त था इमरजेंसी का, जब घर से बाहर निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। जब भी कोई बाहर निकलता था, पुलिस उसे बिना वजह पूछे पकड़ कर ले जाती थी। इस घटना को अश्वत्थामा बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने इमरजेंसी के खिलाफ मोर्चे निकाले। वो किसी भी तरह से अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाना चाहता था और मैंने और उसने मिलकर एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी। उसमें मुझे थोड़ी चोट लग गई थी और हम वैद्य जी के पास चले गए थे। लेकिन अब अश्वत्थामा वैद्य जी की लड़की अमृता से प्यार करता था, जिसे वैद्य जी भी उस दिन देख लेता है और फिर उसके अगले दिन हमें पुलिस पकड़ने के लिए आ रही थी। लेकिन अमृता की छोटी बहन ने अश्वत्थामा के पास जाकर कहा कि तुम्हें अमृता बुला रही है। ऐसा बोलकर वो चली गई। इसलिए अश्वत्थामा अमृता के पास चला गया, लेकिन यहाँ पर पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। उसके बाद अश्वत्थामा का क्या हुआ ये किसी को कुछ पता नहीं। उसके बारे में आज तक कोई नहीं जानता। रुद्रा उसे आगे बताता है कि अब अमृता शहर में रहती है और मैं उसका पता लगाने की कोशिश करूंगा। अब उसके अगले दिन हम हॉस्पिटल में देखते हैं संजू जब अपना काम कर रहा होता है, तभी उसके पास पल्लवी आती है और वो उसे कहती है कि मुझे घर आने में लेट हो जाएगा, इसलिए तुम अम्मू को स्कूल से पिकअप कर लेना। उसके बाद संजू स्कूल में पहुंच जाता है और वहां पर उसका पीछा एक ब्लैक जैकेट वाला कर रहा था। अब इसी बीच संजू को उसके दोस्त यासिर का कॉल आता है और वो उसे अमृता का पता दे देता है। उसके बाद क्या था, संजू तुरंत ही उस पते पर पहुंच जाता है। वहां पर अमृता के बारे में पूछताछ करता है तो उनका नौकर बताता है कि अमृता मैम साहब तो अमेरिका में रहती है। और अब ये बात सुनकर संजू थोड़ा सा परेशान हो जाता है और फिर तभी वो अपने आसपास देखता है, तभी उसकी बेटी अम्मू वहां पर नहीं थी। वो उसे ढूंढने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन उसकी बेटी उसे नहीं मिलती। तभी उसे पल्लवी का कॉल आता है, लेकिन वो उसकी कॉल को इग्नोर कर देता है, क्योंकि अगर पल्लवी को ये बात पता चल गई तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी। तो अब यहाँ पर यासिर भी संजू को कॉल करता है, जहाँ पर पल्लवी कॉन्फ्रेंस कॉल पर होती है। अब संजू यासिर को ये बात बताता है कि अरे यार अम्मू कहीं खो गई है, और ये बात सुनकर पल्लवी तो शॉक हो जाती है। तभी संजू को एक आदमी का कॉल आता है कि तुम्हारी बेटी मेरे पास है। उसके बाद अब संजू अपनी बेटी को ढूंढ लेता है और उसे घर पर लेकर आता है। लेकिन यहाँ पर घर पर आने के बाद पल्लवी संजू के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगती है कि तुम कितने लापरवाह हो गए हो, अपनी बेटी के बारे में तुम्हें जरा सा भी याद नहीं आया। और इस तरह से वो उससे नाराज हो जाती है। उस दिन पूरे दिन वो उससे बात नहीं करती। फिर शाम को जब संजू कुछ सामान लेने के लिए दुकान में जाता है तो तब उसका पीछा तो बाइक वाले करते हैं और उससे बहुत ज्यादा भगाते हैं। लेकिन एक टाइम पर आकर वो वहां से चले भी जाते हैं। उसके बाद वो इंस्पेक्टर विष्णु के पास पहुंचते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ऑफिसर विष्णु ने क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करवाने के बाद आधार कार्ड भी चेक करवाया था, जिससे कि संजू का फेस बिल्कुल भी मैच हो रहा था। वो संजू को हैंडीकैप समझकर उसे छोड़ देते हैं, लेकिन जब विष्णु को ऊपर से प्रेशर पड़ने लगता है कि इस केस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करे, तो वो बिना अरेस्ट वारंट के संजू को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। तो वही यहाँ पर संजू भी स्कूल में अपनी बेटी को लेने के लिए गया है, लेकिन पुलिस वाले तो संजू को उसके घर पर मौजूद पाते हैं। और दोस्तों, जिस आदमी ने अम्मू को पिकअप किया था, असल में वही बच्चों को किडनैप करने वाला संजू का हमशक्ल था। अब पुलिस वाले संजू को सच बोलने के लिए बहुत मारते हैं, लेकिन संजू जिसके बारे में जानता ही नहीं, वो उसके बारे में कैसे बोल सकता है। अब उस पुलिस स्टेशन के बाहर पल्लवी और यासिर पहुंच जाते हैं, जिन्हें विष्णु कुछ नहीं बताता। अब क्योंकि यासिर एक जर्नलिस्ट होता है, इसलिए वो दूसरे पुलिस ऑफिसर से इंफॉर्मेशन निकालता है कि आखिरकार संजू को गिरफ्तार क्यों किया गया है। अब यहाँ पर उन्हें वही 4 बजे का सीसीटीवी फुटेज मिलता है, जिसमें किडनैपर एक बच्चों को किडनैप कर रहा है और एक अखबार वाले ने उसे देख लिया था। उसके बाद उसका चेहरा संजू से मिला और अब यासिर अपना दिमाग लगाकर संजू के हॉस्पिटल से सुबह 4 बजे का सीसीटीवी फुटेज निकालता है और फिर वो एसीपी के पास जाकर संजू को छुड़ा लेता है। अब जैसे ही संजू पुलिस स्टेशन से बाहर निकलता है तो पल्लवी को पता चलता है कि अम्मू को स्कूल से उसका फादर लेकर चला गया है, लेकिन संजू तो पुलिस स्टेशन से अभी अभी बाहर निकला है, तो वो अपनी बेटी को लेकर कैसे जा सकता है। अब ये सुनकर पल्लवी बेहोश जाती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। असल में दोस्तों, ये संजू का वही हमशक्ल था और उसी ने अम्मू को किडनैप कर लिया है। फिर संजू अपनी बेटी को ढूंढना शुरू कर देता है और यहाँ पर पल्लवी का अपनी बेटी के बिना दिल नहीं लगता। संजू को अपनी बेटी अम्मू को ढूंढते ढूंढते काफी दिन बीत जाते हैं, लेकिन अभी तक अम्मू का कोई भी पता नहीं चलता।
जिसके बाद संजीव को यूएसए से अमृता का कॉल आता है, लेकिन वो उस कॉल को रिसीव नहीं करता क्योंकि इस समय वो अमू के अलावा किसी भी चीज के बारे में सोचना नहीं चाहता। उसे सिर्फ अपनी बेटी चाहिए थी। अब उसके बाद उन्हें इंस्पेक्टर विष्णु मिलने के लिए बुलाता है और यहाँ पर कहता है कि संजीव, एक आदमी बिल्कुल भी तुम्हारी तरह दिखता है और उसने तुम्हारी बेटी को किडनैप किया है। हो ना हो उसका कोई ना कोई तुम्हारे साथ कनेक्शन जरूर होगा। तुम अपने दिमाग के ऊपर जोर डालो, शायद तुम्हें कुछ याद आ जाए। और तभी यहाँ पर यासिर विष्णु को ये सारी सच्चाई बताता है कि सर, संजू को अपना अतीत बिल्कुल भी याद नहीं है। हम उसी की तलाश में हैं और हाल ही में यहाँ पर अमृता का फोन भी आया था। अब विष्णु अमृता से बात करने के लिए कहता है तो अमृता उन्हें बताती है कि मेरे पिता ने मेरा रिश्ता कहीं और तय कर दिया था। वो अश्वत्थामा को जानते थे और वो ये भी जानते थे कि पुलिस अश्वत्थामा को ढूंढ रही है, इसीलिए उन्होंने मेरे भले के लिए ऐसा किया था। और दिखाते हैं कि जब अश्वत्थामा अमृता से मिलता है तब वो उसे कहता है कि मैं अपने भाई के घर पर जा रहा हूँ जो कि नरसापुरा के जंगल में है और कुछ दिनों बाद वापस आ जाऊंगा। उसके बाद वो वहां से निकल जाता है। खैर, अब दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके अगले दिन संजू डॉक्टर के पास पहुंच जाता है और उसे शॉक देने के लिए कहता है ताकि उसकी याददाश्त वापस आ सके। लेकिन डॉक्टर उसे मना करके दूसरे पेशेंट को देखने के लिए चले जाते हैं। और अब जब संजू के पास कोई भी चारा नहीं होता तो वो खुद ही अपने आप को शॉक दे देता है। हालांकि तभी वहां पर ये सब कुछ एक नर्स देख लेती है और तुरंत ही उसे रोक लेती है। अब विष्णु भी वहां के सारे सीसीटीवी फुटेज को अच्छी तरीके से देखता है, जहां पर उसे एक काले कलर की कार मिलती है जिसमें वही कुत्ता होता है जो उस दिन किडनैपर के पास था। अब पुलिस भी सारे सीसीटीवी फुटेज को देखती है, जहां जहां वो ब्लैक कार जा रही होती है। वो बाहर एक रोड को अच्छे तरीके से टटोलते हैं और तभी वो देखते हैं कि वो मनोरा टोल प्लाजा के पास पहुंची है, जहां वो किडनैपर संजू की तरह दिखाई देता है, बस उसकी मूंछें नहीं है और वही उसने अमू को भी बेहोश किया हुआ है। अब उसके अगले सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को वो गाड़ी नहीं मिलती, मतलब कि वो उस टोल प्लाजा के बाद उसके आसपास से कहीं गायब हुई है। अब यहाँ पर पुलिस वाले विष्णु को ये सारी बातें बताते हुए कहते हैं कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम अमू को ढूंढ लेंगे। लेकिन संजू अभी भी सोच में पड़ जाता है कि उस टोल नाका की कुछ ही दूरी पर नरसापुर जंगल था। अमृता को अश्वत्थामा ने अपने भाई का घर उसी जगह पर बताया था और एम्बुलेंस ने भी संजू को उसी जगह से रेस्क्यू किया था। जिसके बाद संजू भी समझ जाता है कि उसके सारे सवालों के जवाब उसे उसी जंगल में मिलेंगे। तो वो एक गाड़ी के साथ उस जगह पर पहुंच जाता है। लेकिन जो आदमी गाड़ी चला रहा था वो आदमी संजू को वो पोस्टर वाला समझकर पुलिस ऑफिसर विष्णु को कॉल करके ये जानकारी देता है कि एक हैंडीकैप आदमी नरसापुरा के जंगल में गया है जो कि उस पोस्टर वाले आदमी की तरह दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर उसी दिन ऑफिसर विष्णु का रिटायरमेंट फंक्शन होता है, इसलिए वो उसे छोड़कर संजू के पीछे निकल जाता है। वही यहाँ पर संजीव एक घर के पास पहुंचता है और वहां पर हम अश्वत्थामा की बाइक को भी पड़ा हुआ देखते हैं। अब वो घर लॉक होता है, इसलिए वो थक आकर बाहर बैठ जाता है। बारिश भी शुरू हो जाती है और तभी उसे वहां पर एक टॉफी का रैपर मिलता है जो कि बिल्कुल भी उसी तरह का है जो इंस्पेक्टर विष्णु के डेस्क पर एविडेंस के तौर पर रखा हुआ था। अब संजू के अंदर उम्मीद की एक और किरण जागती है और वो ताला तोड़कर अंदर घुस जाता है, जहाँ पर उसे बहुत ही अजीबोगरीब कुछ चीजें दिखाई देती है। वहां पर एक जगह पर बहुत सारी फाइल्स रखी हुई थी और नीचे बेसमेंट में जाने के लिए एक रास्ता भी था, जहाँ पर जाने के बाद उसे बहुत सारे चूहे दिखाई देते हैं। तभी अचानक एक कमरे की लाइट भी चली जाती है और फिर उसके बाद वो एक बच्चे के सर के स्ट्रेचेस को देखकर वहीं पर बेहोश हो जाता है। और यहाँ पर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ अश्वत्थामा अमृता से बात करके सीधा अपने भाई अर्जुन के घर पर आ जाता है और उसका घर इस जंगल में होता है। अर्जुन यूएसए में पढ़ाई की थी और बेसमेंट में वो कुछ रिसर्च कर रहा था, लेकिन उसने उस रिसर्च के बारे में अश्वत्थामा को कुछ भी नहीं बताया। रात को अश्वत्थामा उसे एक तस्वीर के बारे में पूछता है जो दीवार पर लगी हुई थी। अर्जुन उसे बताता है कि ये ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा है जिसे अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो हम हमारी एज को भी कंट्रोल कर सकते हैं, हम हमारे दर्द को भी कंट्रोल कर सकते हैं और इस पर एक्सपेरिमेंट करके हम दुनिया को एक नई ऊंचाइयों पर लेकर जा सकते हैं। अब ऐसे ही एक दिन अचानक अर्जुन ने बेसमेंट का दरवाजा खुला ही छोड़ दिया था। अश्वत्थामा बेसमेंट में पानी की आवाज सुनकर वहां से नीचे आ जाता है, जहां पर पानी बह रहा है और वहां पर चूहों को देखकर वो तो शॉक रह जाता है। तभी वो वहां पर एक इंसान को भी देखता है जिस पर अर्जुन रिसर्च कर रहा है। वह अर्जुन से इसका कारण पूछता है तो अर्जुन उसे बताता है कि इस रिसर्च के लिए मुझे एक ह्यूमन बॉडी की जरूरत थी। फिर वो उस बॉडी के ऊपर इंजेक्शन लगाने लगता है, लेकिन अश्वत्थामा उसे रोकता है कि ये गलत है, तुम ठीक नहीं कर रहे हो। लेकिन अर्जुन वो इंजेक्शन सीधा अश्वत्थामा को ही लगा देता है। उसके बाद अश्वत्थामा अनकॉन्शियस हो जाता है और वो काफी सालों तक वैसा ही पड़ा रहता है। और उन सालों में अर्जुन उसके ऊपर काफी सारी रिसर्च करता है, जहां पर वो अपनी और अश्वत्थामा की एज को स्लो कर देता है। अब ऐसे ही काफी सारे साल बीत जाते हैं और एक दिन जब अर्जुन कहीं बाहर गया होता है तभी अचानक वहां पर साइक्लोन आने की वजह से बेसमेंट के अंदर पानी भर जाता है।
अब वो पानी अश्वत्थामा के शरीर को लगने की वजह से उसे होश आ जाता है और अब वो वहाँ से बचकर रोड पर निकल आता है, जहाँ पर उसे एक एम्बुलेंस उठाकर ले जाती है। और अब ये सारी बातें संजीव को याद आ जाती है। तभी वो वहाँ पर उसी बच्चों को देखता है जिसके सर पर स्ट्रेचेस लगी हुई थी, लेकिन वो अमू नहीं थी। ये जानकर संजीव की जान में जान आती है कि अभी मेरी बेटी जिंदा है। फिर वो अमू को बाकी बच्चों के बीच में ढूंढता है, जहाँ पर उसे अमू मिल जाती है और अभी तक उसका ऑपरेशन नहीं हुआ था। जिसके बाद अब वो अपनी बेटी को वहां से ले जाने लगता है, लेकिन तभी वहां पर कोई आने की वजह से संजू तुरंत ही वहां पर छुप जाता है। असल में दोस्तों यहाँ पर आया होता है इंस्पेक्टर विष्णु, लेकिन तभी उसके पीछे पीछे अर्जुन भी आ जाता है और वो पुलिस ऑफिसर विष्णु को बेहोश कर देता है। और तभी अचानक वहां पर अर्जुन का कुत्ता संजू को ढूंढ लेता है। अब यहाँ पर अर्जुन उसे बताता है कि मैंने तुम्हें हर जगह पर ढूंढा, लेकिन तुम मुझे कहीं पर भी नहीं मिले। लेकिन एक दिन जब तुम अपने बेटे और पत्नी के साथ कहीं पर जा रहे थे, तब मैंने तुम्हें यहाँ पर 10 साल बाद देखा। अब तुम्हारी उम्र तो मैंने स्लो कर दी थी, इसलिए तुम तो अमर थे, लेकिन तुम्हारी संतान वो भी जन्म से ही अमर हो सकती थी और इसलिए उसके ऊपर रिसर्च करके एक नई खोज आ सकती है। और यही सोचकर मैंने तुम्हारी बेटी को किडनैप किया। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि संजू उसकी कोई भी बातें नहीं सुन रहा था, क्योंकि अर्जुन का कुत्ता उसकी बेटी के पास ही होता है। लेकिन तभी उसी टाइम पर इंस्पेक्टर विष्णु को होश आ जाता है और वो उस कुत्ते को गोली मार देते हैं। तो फिर अर्जुन भी विष्णु का सर फोड़ देता है और अपने कुत्ते को मारा हुआ देखकर गुस्से में विष्णु को गोली मार देता है। फिर वो बेसमेंट में जाकर देखता है तो वहां पर अमू नहीं होती, जिसके बाद वो संजू को उसके बारे में पूछता है, लेकिन संजू उसे कुछ भी नहीं बताता और उसे कहता है कि जिसे तुमने मारा है वो एक पुलिस वाला था, इसलिए बाकी की पुलिस भी यहाँ पर आती होगी। तो ये बात सुनकर अर्जुन वहां से भागने लगता है, लेकिन जाते हुए संजू से कहने लगता है कि मैं अमू के लिए वापस जरूर आऊंगा। और अब ये बात सुनकर संजू अर्जुन को मारने लगता है और उसे वहीं पर बेहोश कर देता है। उसके बाद वो इंस्पेक्टर विष्णु को और बाकी के बच्चों को बाहर लेकर आता है और फिर उस पूरे घर को आग लगा देता है। खैर अब वहां से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि संजू अपनी बेटी को उसके प्रोजेक्ट में हेल्प कर रहा है। और तभी वहां पर इंस्पेक्टर युवराज आता है और उसे उसके अतीत के बारे में पूछता है। संजू उसे कहता है कि नहीं सर, मुझे उसके बारे में कुछ भी याद नहीं, अब मैं सिर्फ अपने आने वाले कल की तरफ ध्यान देना चाहता हूँ। उसके बाद एक पुलिस कॉन्फ्रेंस चल रही होती है, जिसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस केस को कैसे सॉल्व किया गया। और अब यही न्यूज एक आधा जला हुआ आदमी देख रहा होता है, जिसे देखकर हम समझ पाते हैं कि यह अर्जुन ही है और उसके पास अमू की आधी जली हुई फोटो भी है। मतलब कि जैसे अर्जुन ने कहा था कि अगर वो ब्रेन के उस पार्ट को कंट्रोल कर पाया तो वो अपनी उम्र को भी कंट्रोल कर सकता है और साथ ही साथ उससे कुछ दर्द भी नहीं होता। तो शायद उसी का नतीजा है जो इतना जलने के बावजूद भी वो उस घर से बचकर बाहर निकला। और दोस्तों इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही ऐसे ही मूवीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।